बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। शीशा सिल्क फैब्रिक बहुत ज़्यादा इन है। कॉर्ड सेट के लिए मैंने ये फैब्रिक 4 गज़ लिया है। ये थोड़े बड़े अर्ज़ का कपड़ा होता है, तकरीबन 58 इंचज़ वाइड। 4 गज़ ये फैब्रिक है। इससे हम कॉर्ड सेट इस तरह बनाएंगे कि लॉन्ग कुर्ती भी बनेगी। लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस कपड़े को हैंडल कैसे करना है, ट्राउज़र्स की कटिंग कैसे करनी है। ट्राउज़र्स पे तो कोई अस्तर नहीं लगाने वाली मैं, लेकिन शर्ट के ऊपर अस्तर लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको अलहदा से उसका फैब्रिक भी दिखा दिया है। पूरे कपड़े को संभालना थोड़ा टफ़ होता है, इसलिए मैंने ट्राउज़र्स को 4 हिस्सों में कट करना है। फ्रंट वाले हिस्से के लिए मैंने इसकी लंबाई में इलास्टिक मार्जिन, फिर ट्राउज़र्स की लेंथ 36 इंच और बॉटम से मैंने 4 इंच का मार्जिन जो फ़ोल्ड करना होता है उसके अलावा 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। चौड़ाई में सबसे ज़्यादा इसका वाइड पार्ट होता है थाइज़ की तरफ से, उसमें भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़े की लंबाई और चौड़ाई निकाल ली है, इसे डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह के फैब्रिक को अगर आप पूरे 4 गज़ के कपड़े को बिछा के इस्त्री करने की कोशिश करेंगी तो ट्राउज़र कहीं ना कहीं स्लिप होगा और थोड़ा आढ़ा कटेगा। फ्रंट वाले पार्ट पे मैंने निशानात लगा दिए हैं। अगर आप ये देखना चाहती हैं कि मीडियम साइज़ के ट्राउज़र्स की मेजरमेंट्स क्या होती हैं, इस पे निशानात कैसे लगाते हैं, तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस वीडियो में बेसिक पर्पस हम इस कपड़े को हैंडल कैसे करेंगे, स्टिच कैसे करेंगे। अच्छा जनाब, अब जो बैक वाला पार्ट है उसमें मैंने फ्रंट की निस्बत से 4 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में लिया है और 5 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में लिया है। अब देखिए, मैंने पूरे के पूरे फैब्रिक को इस तरीके से सेपरेट कर लिया है, तो इसको अलहदा-अलहदा आयरन करना भी मेरे लिए आसान हो गया है। और फिर जब मैं इसे चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करूँगी और बैक के 2 पोर्शंस यहाँ से निकालूंगी, यानी 2 पल्ले जो हमारे ट्राउज़र्स के बैक साइड के होते हैं, उसमें किसी किस्म का उरेपन नहीं आएगा। तो नॉर्मली लॉन के कपड़ों को तो मैं वैसे बिछा लिया करती हूँ और वैसे ही कॉटन के कपड़ों को मैं निशान लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लिया करती हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। इसकी ये वाली साइड जो अंदर साइड जाने वाली है ये स्लिपरी है। तो चलें, अब मैंने इसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड कर लिया है। अभी जब मैं इस पर फ्रंट का पल्ला बिछाऊंगी ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस इजाफी मार्जिन की बात कर रही हूँ। अब देखें, ऊपर की तरफ से कपड़ा बड़ा छोटा भी हो सकता है जब आप इसे खींच के फाड़ते हैं। अच्छा, इस कपड़े को आप खींच के लंबाई के रुख पे भी कट कर सकते हैं, लाइक जैसे हम खींच के फाड़ते हैं, और चौड़ाई के रुख पे भी कर सकते हैं। कैंची से पूरा कट करना ज़रूरी नहीं होता है। एक और चीज़, जिस तरीके से आपके लॉन कॉटन के कपड़ों को, या ख़ासकर लिनन के ऊपर बहुत ज़्यादा सिलवटें आती हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वैसे ही सिलवटें इस पर आती हैं। ये देखें, हमारे पास फ्रंट का पैनल जो हमने अलहदा से कट करके रखा हुआ था, जो शुरू में मैंने आपको दिखा दिया है, उसकी निस्बत बैक का पल्ला मेरा ऊपर की तरफ से 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। लेकिन ये वाला आपका हिस्सा स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकती हैं, 3.5 इंच गहराई के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, फिर उस पर फ्रंट का पल्ला बिछा दें। अब देखिए, बॉटम से भी कपड़ा थोड़ा बड़ा छोटा, इस वजह से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था। फ्रंट की निस्बत से इसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि देखें, एक और चीज़ जो आपको जहन में रखनी है, जब भी सिल्क या रेशमी कपड़े आप स्टिच करें, सिल्क थोड़ा डेलिकेट कपड़ा होता है, रेशमी आप इसके हिसाब से जॉर्जेट वगैरह को देखती हैं तो वो थोड़ा सा टफ़ फैब्रिक होता है। तो सिल्क के अंदर आपने कपड़े की ईज़, जिसे हम कहते हैं कि कपड़ा उठते बैठते हुए आपके बॉडी के साथ खिंच के, जहाँ पे सिलाइयाँ आई हैं वहाँ पे सिलाइयाँ खिंच ना जाए, तो आपको ये कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसके पाइंचे में 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, थाइस की तरफ से तकरीबन 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है, और अब इसकी कटिंग किए देती हूँ। और ये वाला हिस्सा जो मैं आपसे कह रही थी आसन की तरफ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो उसको हमने एक्स्ट्रा कर लिया है। बाहर वाली जो हमारे पास सिलाई होती है वो मैं अपने जो फ्रंट वाले पीस कटे हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही रखती हूँ, और हाइट तो तकरीबन वही रहेगी। इसमें भी फोल्डिंग का 4 इंच का ही मार्जिन है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वी शेप एक्स्ट्रा ले लिया है। इसको मैं कट करने का तरीका आप लोगों से अभी शेयर किए देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ का और ख़्याल रखना है आपने कि जहाँ पे आपकी एक्चुअल ट्राउज़र्स की लेंथ है वहाँ पे छोटा सा कट लगा लीजिएगा, ताकि पंचा फोल्डिंग में आसानी रह जाए। अभी इसको हम ऐसे कट कर देते हैं। अब फ्रंट का पल्ला ऊपर से उठा दिया मैंने, ये मैं बता रही थी आपको कि निशान लगाने ज़रूरी हैं। यहीं पे बैक वाले पल्ले पे भी निशान लगा लें। इसको यूँ फोल्ड करेंगी तो बाहर की तरफ जो निशानात थे उसके अकॉर्डिंग ही कट हुए हैं, वो तो वहाँ से बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ से बड़ा छोटा है, इसको चाहे तो इस तरह से क्रीज़ बना दें और फिर बाद में कट कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये कपड़ा थोड़ा सा ना फोल्ड करके और क्रीज़ बनाने में भी टफ़ था।
अच्छा जनाब, अब हमने सिलाई स्टार्ट की है। एक फ्रंट का पल्ला और बैक का पल्ला लिया है। इसकी बाहर वाली जो सिलाई होती है ट्राउज़र की वो करनी है। सिलाई करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कपड़े को खींचेगा मत। इतना डेलिकेट कपड़ा है ये कि मतलब इतना भी नहीं है, आप ट्राउज़र से इजीली बना सकती हैं। आखिर में आप इसकी लुक देख लीजिएगा। डेलिकेट इन अ सेंस कि आपने इस पे रेप कट किए हुए थोड़े बहुत, ये जब गुलाइयाँ आती हैं तो आपने एक जितने मार्जिन पे लेके थोड़ा थोड़ा आराम से इसकी सिलाई करनी है। और फिर मैंने, मेरे पास चूँकि ओवरलॉक मशीन है तो मैंने इस इंटरलॉक भी साथ ही साथ कर लिया है। ये देखिए, एक तरफ की हम लोगों ने इसकी कंप्लीट कर लेनी। इसमें जो आपको थोड़ा सा खिंचाव नज़र आएगा ना, वो मेरी इंटरलॉक मशीन थोड़ा बहुत करती है। ये वाला हिस्सा सिलाई में कोई खिंचाव नहीं आया। हाँ, अगर आपको लगे कि आपकी मशीन सिल्क के ऊपर सही नहीं चल रही तो 14 नंबर की नीडल इस्तेमाल कर लीजिएगा। और बखिए का साइज़ ऊपर से टेंशन, नीचे से जो इसकी बॉबन की टेंशन होती है उसको थोड़ा सा रिलीज़ करके देखिएगा, थोड़ा उसको खुला करके देखिएगा। अब इसकी सिलाई का सारा मार्जिन मैंने बैक के पल्ले की तरफ करना है और यहाँ से इस वाले हिस्से को जो सिलाई होती है खोलते चले जाना है। अब चूँकि दोनों पल्ले एक साथ ओवरलॉक हो गए हैं तो थोड़ा सा लगेगा कि कहीं ना कहीं से उभार है, तो वो इंटरलॉक धागों का, मैं इंटरलॉक धागे भी थोड़े से मोटे वाले इस्तेमाल किया करती हूँ। अब पाइंचा फोल्डिंग कर लेते हैं। पाइंचा फोल्डिंग के लिए 4 इंच का मैंने रखा था मार्जिन, और ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमने क्रीज़ बनाई ही हुई थी, तो उसी को हम लोगों ने फॉलो करते चले जाना। ये वाली क्रीज़ आराम से बन जाएगी। ऊपर मैंने जो इसके निशान लगाए हैं ये वाले, ये 3.5 इंच के हैं, तो इसको ज़रा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए कपड़ा थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, उसे हम बाद में कट कर देंगे। बस आपने ख्याल रखना है सेंटर में ये जो सिलाई होती है ना, वहाँ पे आपने, किसी घर में बच्चे हैं तो उनसे हाथ रखवा लें या फिर पिन लगा लें नीचे की तरफ, अगर आप कपड़ा रख के थोड़ा मोटा आयरन करती हैं तो अब हम इसको इस तरीके से आयरन कर लेंगे। सेंटर से एक साइड के ऊपर, सेंटर से दूसरी साइड के ऊपर। बस कोशिश करनी है हाइट एक जैसी रहनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो चलें, अब हम इसकी सिलाई भी थोड़ी सी डिफरेंट वे में करेंगे इन सीम की। पहले तो मैं आपको फ़ोल्ड करना बताती थी, अब 4 हिस्सों को फ़ोल्ड करके स्लिप करने वाली ही बात है। तो हमने हल्का सा वी शेप सा आता है ना कट करते हुए, उसी हिसाब से एक जितना सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसकी सिलाई कर देनी है। ये वाली सिलाई थोड़ी सी हल्की हल्की सी आपने स्ट्रेच करके करनी है। और फिर इसको भी इंटरलॉक कर लिया था मैंने, और यहाँ से मैं इसको अच्छे से आयरन कर रही हूँ। अब पाइंचा फोल्डिंग हम यहीं के यहीं कर देंगे। और इसके अंदर मैंने डबल साइड टेप लगा दी है, लेकिन इसकी पाइंचा फोल्डिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है जो आसन वाली साइड है वहाँ पे आपने बैलेंस कर लेना है, और जो बड़ा छोटा हिस्सा साइड पे आता है ना हमारे फ़िलहाल के लिए, उसको आपने साइड पे निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। इसमें मैं डबल साइडेड हेमिंग टेप रख रही हूँ, और फिर क्योंकि फ़ौरन से फ़ौरन तुरपाई करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था, पहले इसको मैंने एक दफ़ा देख लिया है, कहीं कोई हिस्सा कम कहीं कोई हिस्सा ज़्यादा तो नहीं। अगर तो ये ठीक है तो फिर ठीक है, आप इसमें डबल साइडेड हेमिंग टेप का इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपके पास मौजूद है। नहीं तो डायरेक्टली यहीं पे ही तुरपाई कर दें, इससे पहले कि पूरे ट्राउज़र को स्टिच करें और बाद में तुरपाई लेके बैठें। साथ साथ काम निपटा लिया करें। इस तरह के कपड़ों में तो थोड़ी सी खुशी भी होती है, फिनिशिंग साथ साथ नज़र आनी शुरू हो जाती है। फिर मैंने पलटाया है दूसरी साइड के ऊपर, इसके मैंने डबल साइडेड हेमिंग टेप लगा दिया। चलें, अब हम इसको उलटते हैं। ये देखें, अब जिस तरफ इसकी सिलाई का मार्जिन पाइंचे की तरफ है ना, उसी की तरफ हमने इसको सीधा कर लिया है, और सिलाई का मार्जिन उस तरफ ले जाइएगा। और देखें, सिलाई कहीं से नहीं खींची है, कोई मसला नहीं आया इसमें। बस आपने ध्यान रखना जो बातों का जो मैंने बता दी आपको। और कभी भी इसको स्किन टाइट मत स्टिच कीजिएगा, ये कपड़ा थोड़ा सा खुला ही रहता है। पहले तो आपने इसको ऐसे आयरन करना है, फिर इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि आपने पैंट ट्राउज़र्स के हवाले से इसकी कैसे आयरनिंग करनी है। मैंने तो जब इसको अभी आसन से स्टिच नहीं किया होता, तब इसकी सिलाई के मार्जिन जो इनसाइड आउटसाइड वाला होता है वहीं पे इसको बैलेंस कर लिया करती हूँ। इस तरीके से आपको नज़र आ गया है, पाइंचे से भी और इस तरीके से भी, और इसको बिछा लिया करती हूँ। देखें, कोई सिलवट नहीं आती। 1-2 बहनों के कमेंट्स आए थे कि उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई है, तो शायद उनकी मार्किंग में कोई डिफरेंस होगा या फिर उनको सीते हुए कोई मसला हुआ होगा। मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। अब ये ऊपर वाले हिस्से कहाँ जाएंगे, इसको जो नीचे की तरफ से लाइन तिरछी आ रही है ना, वैसे ही ऊपर ले जाएं। जब आसन सिलेगी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। ज़बरदस्ती इधर उधर करके इसे बैलेंस करने की कोशिश ना किया करें। बेसिकली हमारी क्रीज़ बनती ही इसी जगह पे है। इससे दोनों तरफ से आप लोगों ने अच्छे से आयरन कर लेना है। ये देखिए, हल्की सी सिलवट एक तरफ करेंगी, ये कपड़ा ही ऐसा है, दूसरी तरफ इसकी सिलवट आ जाती है, तो थोड़ी एहतियात के साथ आपने इसके ऊपर काम करना है। चलें जनाब। अच्छा, ये वाले फैब्रिक के ऊपर वो जो हमने फ्यूजिंग इस्तेमाल की थी
नेट वाली। अगर आप इस्तेमाल करना चाहती हैं तो प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, लेकिन मुझे चूँकि पर्सनली इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी लगी है तो मैंने वो फ्यूजिंग यूज़ नहीं किया, उससे और थोड़ी ग्रेस आ जाती है इसके अंदर। अब हम आसन स्टिच करना शुरू करेंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ से इस तरफ, और आसन में भी खिंचाव नहीं डालना है, थोड़े से एहतियात के साथ। फिर मैंने आसन को स्टिच करने के बाद इसको भी इंटरलॉक कर लिया था। इंटरलॉक मशीन मेरे पास जब घर में है तो बड़ा आसान हो जाता है कि जो हिस्सा साथ स्टिच हो साथ ही ओवरलॉक हो जाए, नहीं तो फिर पूरे ड्रेस को करवाते हैं तो कोई ना कोई हिस्सा इंटरलॉक का रह ही जाता है। अब इसको भी मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। वेस्ट 32 के हवाले से मैंने 28 इंचज़ इलास्टिक बैंड बनाया है, और इसको बस अब हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। अच्छा, ये वाले हिस्से पे थोड़ा सा लगेगा कि ये फोल्ड नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 4 हिस्से ना सिलाई के, 2 साइड के और 2 आसन के, फ्रंट एंड बैक के। तो जो हिस्सा जहाँ पे वहीं पे ही उसको पूरा करना है। ख़ास करके ये जो बैक की तरफ जाने वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर जब हम 1-2 इंच पीछे रह जाते हैं ना ये वाली सिलाई से, तो आपको ये थोड़ा बड़ा हुआ नज़र आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा होगा भी। तो आपने कोई पतली नुकीली चीज़ ले लेनी है, नीडल ले लेनी है, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने छोटी छोटी चुनों की सूरत में, चुन्नटों की सूरत में, बड़ी प्लीट ना दें, वो फिर बड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, और इसको हम इस तरह कर सकते हैं। और अगर शुरू में सीख रही हैं आप तो छोटी छोटी प्लीट्स दे दें, कोई मसला नहीं है, धीरे धीरे सीखने से ही आता है। चलें, अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और दूसरी तरफ ही हम शुरू में चुन्नटें देंगे उतने ही गैप पे, 2-2.5 इंच में, ताकि साइड पे जाते जाते कपड़ा अपनी असल की तरफ आ जाए। अब मैं इसको जल्दी से स्टिच करती हूँ। कभी कभी हाथों की ग्रिप कपड़े पे, सिल्क के कपड़े पे इतनी नहीं पड़ती है, तो थोड़े तहम्मुल के साथ काम करना है और ज़्यादा खींच के नहीं करना। और कपड़े को ना, सिल्क को थोड़ा खींच के भी देख लिया करें बाज़ार से लेते हुए, कहीं वो बिसकता तो नहीं है। ऐसे कपड़े फिर बाद में परेशानी करते हैं। मशीन का बखिया बड़ा करके इलास्टिक के पूरे मार्जिन को मैंने ट्राउज़र्स में फैला लिया था, और बस ये है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये देख लें जनाब, मैंने आपके सामने ही सारा कट भी कर लिया है, स्टिच भी कर लिया है। इसकी कुर्ती भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि शेयर कर दूँ, और अगर स्टिच हो गई तो स्टिच ही आपको दिखा दूँगी। ये वाला हिस्से आयरन कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।